बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अली सलमान जी टीवी के तमाम नाजरीन को जी स्पोर्ट्स में खुश आमदेद कहता है, जहाँ पीर से लेकर जुमेरात तक रोज़ाना रात 11:03 पर हम इस महफिल को सजाते हैं आपके लिए और बात करते हैं उस दिन खेले जाने वाले स्पोर्ट्स के हवाले से और साथ साथ स्पोर्ट्स से जुड़ी खबरों के हवाले से। आज भी बहुत कुछ हुआ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मामलात के हवाले से, और कल हमारे साथ ब्यूरो चीफ कोयटा मौजूद थी बुशरा कमर कि जो बलूचिस्तान हाई कोर्ट के अंदर जो पटिशन दाखिल की गई काकड़ साहब की जानिब से, उस पर अपने ख्यालात का इजहार कर रही थी, उसके हवाले से वे अपडेट कर रही थी। और अब ना सिर्फ लाहौर बल्कि अब ये मामला जो हैं क्रिकेट बोर्ड के ये पेशावर हाई कोर्ट तक पहुंच चुके हैं और इस हवाले से भी हम गुफ्तगू करेंगे। साथ साथ एशिया कप के जो अभी गर्मा गर्मी जारी थी, जो हाइब्रिड मॉडल था उस पर अभी बहस मुबाहिसा जारी था कि ICC ने वर्ल्ड कप के स्केजुअल का ऐलान कर दिया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को यकीनी तौर पर कई तहफ़्फ़ुज़ात हैं इन वेन्यूज़ के हवाले से, इनको भी डिस्कस करेंगे। लेकिन पाकिस्तान फुटबॉल का बहुत बुरा हाल है और पाकिस्तान की फुटबॉल जो है वो टूर्नामेंट के अंदर एक भी मैच जीतने में कामयाब नहीं हो सकी और आज सॉफ्ट फुटबॉल चैंपियनशिप में पाकिस्तान को एक और शिकस्त का सामना करना पड़ा। और यही नहीं बल्कि पाकिस्तान इस पूरे इवेंट में एक भी गोल स्कोर नहीं कर सका। तो फुटबॉल के मामलात को भी आज हम अपने से स्पेशल शो में डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले प्राइम का फॉर्मेट, आज की टॉप स्टोरीज। बलूचिस्तान हाई कोर्ट के बाद लाहौर और पेशावर की हाई कोर्ट्स ने भी चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के इंतखाबात रोकने का हुक्म दे दिया। दुनिया क्रिकेट के सबसे बड़े मेले का 100 रोजा काउंटडाउन स्टार्ट। ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 के शेड्यूल का ऐलान। मेगा इवेंट का आगाज 5 अक्टूबर को होगा। पाक भारत टाकरा 15 अक्टूबर को अहमदाबाद में खेला जाएगा। भारत की कंडीशंस पाकिस्तान को सपोर्ट करेंगी। अगर तमाम खिलाड़ी फिट रहते हैं तो पाकिस्तान ये ट्रॉफी अपने नाम कर सकता है। साबिक कप्तान वसीम अकरम। दुनिया में हर कोई वर्ल्ड कप में पाक भारत मैच का इंतजार कर रहा है। मैं भी शोएब अख्तर से 15 अक्टूबर को सोशल मीडिया पर जंग का इंतजार कर रहा हूँ। वीरेंद्र सहवाग। पाकिस्तान की बैटिंग बहुत कमजोर है। बैटिंग को बेहतर कर लें तो पाकिस्तान को वर्ल्ड कप में शिकस्त देना मुश्किल होगा। मुरलीधरन। रिवायती हरीफों ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के दरमियान एशेज सीरीज का दूसरा टेस्ट कल से लॉर्ड्स के तारीखी ग्राउंड में खेला जाएगा। इंग्लिश स्क्वाड में स्पिनर मोइन अली की जगह फास्ट बॉलर जोश टैंग शामिल। साफ चैंपियनशिप में पाकिस्तान फुटबॉल टीम को मुसलसल तीसरी शिकस्त का सामना। जी नाज़रीन, ये थी आज की टॉप स्टोरीज़। और जिस तरह से हम बात भी कर रहे थे कि अब क्रिकेट का खेल जो है वो मैदानों से निकलकर कोर्ट तक पहुंच चुका है। और कल बलूचिस्तान हाई कोर्ट के अंदर काकड़ साहब ने पटिशन दायर की थी जिसके लिए हमें अपडेट करी थी बुशरा कमर। और अब ये मामला पेशावर हाई कोर्ट तक पहुँच चुका है और पेशावर से अब हमें जो है वो ज्वाइन करेंगे इमरान यूसुफजई, हमारे ब्यूरो चीफ पेशावर। उनसे जानेंगे इस पटिशन के हवाले से तफसीलात। इमरान, सबसे पहले आपको शो में खुश आमदेद कहते हैं और हमारे नाज़रीन को आगाह कीजिएगा कि इस हवाले से क्या तफसीलात हैं आपके पास। जी बिल्कुल अली भाई, एक तरफ एशिया कप सर पे है और दूसरी जानिब वर्ल्ड कप का बड़ा मार्का भी अक्टूबर में आने वाला है जो कि भारत में होगा। लेकिन एक तरफ हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अहदेदार हैं वो इख्तियारात की जंग लड़ रहे हैं और ये जंग इस वक्त अदालत तक पहुँच चुकी है। बलूचिस्तान और लाहौर के बाद पेशावर हाई कोर्ट ने भी चेयरमैन PCB के इंतखाबात रोकने के अहकामात जारी कर दिए हैं। BOG के मेंबर कबीर आफरीदी ने आज ये दरख्वास्त दायर की थी पेशावर हाई कोर्ट में और उनके जो वकील के जो दरख्वास्त गुजार हैं उनके वकील का ये कहना था कि BOG के जो मेंबरान हैं उनकी तादाद 16 है, जबकि सिर्फ 9 मेंबरान को चेयरमैन PCB के इंतखाब के लिए मौका दिया गया जो कि गैर आइनी और गैर कानूनी है। और साथ ही साथ उनका ये भी कहना था कि जो मैनेजमेंट कमेटी का इजलास था वो भी गैर आइनी था। और इसके साथ ही साथ दरख्वास्त में ये भी मौक़िफ़ जो है वो इख्तियार किया गया है कि जो नामज़द उम्मीदवार हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैनशिप के लिए उनकी तालीमी अहलियत भी जो है वो नामुकम्मल है इस हवाले से। और जस्टिस एजाज़ अनवर और जस्टिस अरशद अली पर मुश्तमिल डिवीज़न बेंच ने आज इस केस की समाअत की और समाअत के दौरान उन्होंने इन तमाम मौक़िफ़ को सुनने के बाद हुक्म इम्तनाई जारी करते हुए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन के इंतखाबात को रोकने के अहकामात जारी कर दिए हैं और ये समाअत भी गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी कर दी है। जी ठीक है, थैंक यू सो मच इमरान यूसुफजई, ब्यूरो चीफ है पेशावर हमारे। और इमरान की ना सिर्फ पॉलिटिकल मामलात पे बड़ी गहरी निगाह बल्कि स्पोर्ट्स पे भी इनकी बड़ी गहरी निगाह और यही वजह है कि तमाम तर इन डेप्थ जो इंफॉर्मेशन थे उससे जी स्पोर्ट्स के नाज़रीन को ये आगाह कर रहे थे। ब्रेक लेंगे और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो मज़ीद गुफ्तगू करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मामलात के हवाले से, क्योंकि जो उर्दू का एक बड़ा मशहूर शेर है कि सदा ऐशे दौरा दिखाता नहीं, सदा ऐशे दौरा दिखाता नहीं, गया वक्त फिर हाथ आता नहीं। लेकिन क्रिकेट बोर्ड के मामलात उसी नहज पर आ गए जहाँ से 10 साल पहले थे कि कभी ज़का
अशरफ, कभी नजम सेठी, कभी ज़का अशरफ, कभी नजम सेठी, यही म्यूजिकल चेयर इन दिनों भी खेली जा रही है। इस पर डिस्कस करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मामला के हवाले से कि जिस तरह से पिटीशन दाखिल की गई पेशावर हाई कोर्ट में, और अब मुझे एक बड़ी हमजहत शख्सियत ने, एक बड़ी डायनेमिक पर्सनैलिटी ने ज्वाइन किया कि जिनका स्पोर्ट्स से और बिलखुसूस क्रिकेट से बड़ा गहरा ताल्लुक है। पाकिस्तान के चंद इंतहाई तालीम याफ्ता स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट में इनका शुमार होता है कि जो बाई क्वालिफिकेशन तो जो इंजीनियर हैं और बड़े क्वालिफाइड इंजीनियर हैं, साथ साथ बड़े ज़बरदस्त लिखारी भी हैं। और जब लिखते हैं तो इनके जो कलम की काट है वो सभी महसूस करते हैं, और जब बोलते हैं तो इनके जो गुफ्तगू है उसमें जो शगुफ्तगी है, जो बर्जिस्तगी है, जो शाइस्तगी है, वो यकीनी तौर पर सुनने वालों की समातों को बड़ा भला असर भी डालती है और बड़ा उस पर एक अच्छा इम्पैक्ट भी कायम करती है। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट शाहिद हाशमी साहब। उनको शो में हम खुश आमदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम शाहिद भाई। वालेकुम सलाम अली मियां, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। वी आर वेरी ब्लेस्ड कि आपने हमें ज्वाइन किया, और हमने सोचा कि आज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मामलात पे गुफ्तगू कर रहे हैं तो क्यों ना आपको अपने शो में दावत दी जाए। और आपका बहुत शुक्रिया कि आपने अपनी मसरूफियात में से वक्त निकाला जी स्पोर्ट्स के लिए। सर, ये बताएं कि 10 साल पुराने वाले मामलात चल रहे हैं और फिर वही सूरत हाल आ गई है क्रिकेट बोर्ड में कि ज़का अशरफ, नजम सेठी, ज़का अशरफ, नजम सेठी। तो इससे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की बड़ा एक मसरूफ सीज़न भी है, बड़ा एक इंपॉर्टेंट ये एरा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कि डिपार्टमेंटल क्रिकेट का भी आगाज़ होना है, डोमेस्टिक क्रिकेट का भी जो है सरिनो जो शुरू होने वाली है। उसके साथ साथ एशिया कप है, वर्ल्ड कप है। पाकिस्तान क्रिकेट इस वक्त पूरी तरह से जो है वो घिरी हुई है इन तमाम चीज़ों में। वक्त है और बुरी बात हुई है। ये जो भी कुछ हुआ है मायूस कुन है कि ये तमाम मामला फिर अब अदालत में चले गए हैं और 17 जुलाई तक स्टे ऑर्डर एक जगह से मिला हुआ है, एक जगह से अगस्त का स्टे ऑर्डर मिला हुआ है। मेरी आज एक बड़े बासर साहब से बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि आसिफ जरदारी साहब ने इसका बड़ा सख्त नोटिस लिया है और बहुत नाराज हैं और वो यकीनन ये मैटर उठाएंगे वजीर आजम शहबाज शरीफ से कि जब हम में आपस में ये बात तय हो गई कि हमारा आदमी आएगा तो फिर इस तरह की अदालती कार्रवाई और ऐसी अदालती पटिशनें दाखिल नहीं होनी चाहिए थी। तो बज़ाहिर लग रहा है कि ईद के बाद ये पटिशनें सेट असाइड हो जाएंगी और वजीर आजम फिर इस बात का नोटिस लेते हुए ये कहेंगे कि जी इलेक्शन होने दें और ज़का अशरफ को टेक ओवर करने दें। थोड़ा सा रेजिस्ट करना चाहिए था प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को कि ये 3 महीने निकालने दें और एक दफ़ा जब इलेक्शन होकर मुंतखब हुकूमत आ जाती है तो फिर वो अपना आदमी लाकर पीसीबी में एज चेयरमैन बिठा देती। इस वक्त जब ऐसे मामला टैकल कर रहे थे नजम सेठी और पूरी दुनिया की नज़रें एशिया कप, वर्ल्ड कप पे हैं, तो पाकिस्तान में इस तरह का तातुल, इस तरह की कशमकश पाकिस्तान को बड़ी यूँ समझे कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जगह से आई हो रही है। शायद आपको लगता है कि इन तमाम बातों का इदराक जो था वो पाकिस्तान की दोनों बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज को भी नहीं था, क्योंकि जिस महाज पे नजम सेठी साहब पाकिस्तान का केस प्लीड कर रहे थे एशिया कप के मामलात को लेकर, हाइब्रिड मॉडल को लेकर, इंडिया के मामलात को लेकर, तो अब उसके बाद शायद इनको भी अंदाज़ा नहीं था कि इस मौके पर अगर हम नजम सेठी साहब स्टेप डाउन करते हैं और ज़का अशरफ साहब को लेकर आते हैं तो वो पॉलिसीज़ में वो तसलसल नहीं रहेगा। बिल्कुल ऐसा ही है और तकरीबन 1 महीने पहले की बात है कि हमारे चैनल पर ही आईपीसी के मिनिस्टर एहसान मजारी साहब ने एक इंटरव्यू दिया था। वो काफ़ी नाराज लग रहे थे और उन्होंने ये कहा था कि जिस मिनिस्ट्री के अंडर में आती है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उसी पार्टी को अपना आदमी बिठाना चाहिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में एज चेयरमैन। तो उसी वक्त उनके इरादे लग रहे थे। शुरू में तो ऐसा लगा कि जैसे नहीं रेजिस्ट होगा और पीएमएलएन के सारे लोग इसको रेजिस्ट करेंगे, लेकिन फिर वो रेजिस्ट नहीं कर पाए और बहुत से हलकों में ये भी बात कही जा रही है कि मिनिस्टर ने कोई काम नजम सेठी साहब को दिया था, वो काम जब नहीं हुआ तो वो और भी काफ़ी नाराज़ हुए और उन्होंने फिर बड़े फोर्सफुली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में इस बात को उठाया और आसिफ जरदारी साहब को कन्विंस किया कि नजम सेठी को हटवाएं। ठीक है, तो आपको लगता है कि इससे, क्योंकि ये मेरा और आपका दोनों का कप ऑफ टी नहीं है कि हम पॉलिटिकल गुफ्तगू करें, लेकिन अभी सप्लीमेंट्री क्वेश्चन बनता है कि इस तरह की पिटीशन दायर करने से, जो अभी आप भी तस्करा फरमा रहे हैं कि जरदारी साहब इससे नाराज़ हैं और यकीनी तौर पे दोनों कोलिशन पार्टनर हैं, इलेक्शन में भी शायद इन दोनों पार्टीज़ का अलायंस हो, तो इससे जो है हमारी पॉलिटिकल के जो मुफाहमत है वो भी थोड़ी सी डैमेज हो सकती है। बिल्कुल, बहुत सारे ऐसे मैटर्स थे जिन पे पॉलिटिकल जो कोएलिशन थी वो डैमेज हो रही थी और मुस्लिम लीग नून काफ़ी बैकफुट पे चली गई थी। कुछ सैलाब ज़दगान के लिए, सिंध के जो सैलाब ज़दगान थे, मुतासरीन थे, उनके लिए बजट में कम पैसे रखे थे, उस पर भी बिलावल भुट्टो ने और आसिफ जरदारी ने नाराज़गी का इजहार किया था। वहाँ एक बैकफुट पे गए।
फिर एक दो मैटर्स और थे जिनके ऊपर मुस्लिम लीग नून बैकफुट पर गई, और अब सारे बड़े जमा हुए हैं दुबई में, वो आपस में इंतखाबात के बारे में, एडजस्टमेंट के बारे में बात कर रहे हैं। वहाँ पे भी बात नहीं बनेगी, इसलिए कि जब पॉलिटिकल पार्टीज कोएलिशन में होती है, उनका एक मकसद था कि पीटीआई को किसी तरह हटाना है, तो वो जब मकसद उनका अचीव हो गया तो उन्होंने अब जब इलेक्शन में जाएंगे तो इस कदर एडजस्टमेंट नहीं हो पाएगी। तो पॉलिटिकल पार्टीज का यही एक खासा होता है, लेकिन जिस तरह की पॉलिटिकल इंटरफेरेंस पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में है, बहुत ही मायूस कुन है। और कम से कम आईसीसी की एक वार्निंग तो बनती है, उनकी क्लॉज में ऐसा है कि गवर्नमेंट इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए, लेकिन वो उन ज्यादातर मामलात में वो इसका नोटिस लेते हैं जब फंडिंग किसी तरह गवर्नमेंट के पास जा रही हो क्रिकेट बोर्ड की। बाकी मैटर्स में श्रीलंका है, साउथ अफ्रीका है, इंडिया है, सब जगह पॉलिटिकल इंटरफेरेंस होती है, तो इसलिए आईसीसी नहीं कुछ करता। लेकिन अब पाकिस्तान में जिस तरह से हो रहा है, पिछले 10 साल में इस कदर हुआ है, तो कम से कम आईसीसी की एक वार्निंग बनती है। ठीक है, तो लेकिन आप क्या वजह समझते हैं कि बड़े डिसेंट वे के अंदर एक ट्वीट के जरिए नजम सेठी साहब ने स्टेप डाउन किया। उन्होंने कहा कि मैं जो है वजह तनाज़ा नहीं बनना चाहता दोनों पार्टीज़ के दरमियान। फिर ये हवाएं कहाँ से चलना शुरू होंगी? कोर्ट में जाएं, कचहरी में जाएं और स्टे लिया जाए? देखिए, ये एक तरह से ऑन द फेस बात कुछ होती है कि जी मैं बड़े बावकार अंदाज से जा रहा हूँ, लेकिन बहुत से लोगों ने ये भी बताया कि नजम सेठी साहब ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में ये बात कही है कि फिक्र ना करो, तुसी मैंने ही फिर आ जाना है। तो इस तरह की बातें होती हैं, तो फिर ये सारी पटिशन है। और इन एक पटिशनों में एक पटिशन ये भी है जो ज़का अशरफ की तालीमी काबिलियत पर है। ये अभी हमारे दोस्त माजिद भट्टी ने हमें बताया, वो भी ज़ाहिर बड़ी गहरी नज़र रखते हैं। तो उन्होंने बताया कि ज़का अशरफ की तालीमी काबिलियत पर भी एक पटिशन है, और बोर्ड के आइन के तहत आपको ग्रेजुएट होना ज़रूरी है। अब ये फिर जाहिर है ज़का अशरफ साहब ही बताएंगे कि उनकी कितनी तालीम है। एक पटिशन इस तरह की भी है, लेकिन यकीनन जब पीपल्स पार्टी ने एक बेड़ा उठाया, और आसिफ जरदारी जब किसी चीज़ का बेड़ा उठा लेते हैं तो वो उस कश्ती को पार लगा कर ही आते हैं। बिल्कुल। और अभी इस तरह भी आप भी माजिद भट्टी साहब का तस्करा कर रहे थे, इस तरह इमरान यूसुफजई हमारे जो ब्यूरो चीफ पेशावर हैं, वो भी आपसे पहले जब हम ब्रेक में उनसे गुफ्तगू कर रहे थे, उन्होंने भी ये मुद्दा जो था उठाया था कि ज़का अशरफ साहब की तालीमी काबिलियत के हवाले से भी क्वेश्चन रेज किया गया है। शायद भाई, आप पूरी दुनिया में जाके मैचेस कवर करते हैं, इंडिया में भी आपके बहुत दोस्त हैं, आपके बड़े वहाँ पे इंडियन मीडिया ग्रुप्स हैं, उनसे बड़े ताल्लुकात भी हैं। ये जो सारी खबरें जब वहां जा रही होंगी तो कुछ हमारी जगहसाई नहीं हो रही होगी? कुछ आपको उस तरह के कमेंट्स नहीं दे रहे होंगे कि आप हमें आके दिखा रहे थे, पहले अपना घर तो सही कर लो? सारे महाजों पर अगर आप पाकिस्तान के एडमिनिस्ट्रेशन पे देखें, पाकिस्तान की हुकूमत पे देखें, पाकिस्तान की मईशत पर देखें, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, तो फिर एक चौथे या पांचवें नंबर पे चीज़ आती है। सारी चीज़ों की इंटरनेशनली हम लाफिंग स्टॉक बने हुए हैं। इंडिया में भी इस चीज़ की होती है, और जब भी कब हमें कोई मैटर छेड़ते हैं तो पहले कहते हैं कि जाओ अपना तो घर दुरुस्त करके आओ, जाओ अपना तो क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन मुंतखब कर लो, जाओ अपने क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन तो 3 साल तक चला लो। तो इस तरह की बातें होती हैं जिससे हम लोगों को काफ़ी मायूसी भी होती है, और फिर जाहिर हमारी सुबकी होती है। और ये तमाम ये जो केस कोर्ट कचहरी के मामला चल रहे हैं, इसमें हमने ये देखने को भी मिल रहा है, और आप भी इस चीज़ को फॉलो कर रहे होंगे कि जो मैनेजमेंट कमेटी के कुछ अरकान थे, जिसमें तारिक सरवर का भी मैं नाम लूँ, तालपुर साहब का भी नाम लूँ, और भी 2-4 लोग और हैं कि जिनको पहले नजम सेठी साहब लाए, फिर उसके बाद ज़का अशरफ साहब ने उनको कंटिन्यू किया, तो ये आपस में भी कुछ इनमें रिफ्ट शुरू हो चुकी है। ये तो इसी तरह का होता है, जब पॉलिटिकल पार्टीज में भी होता है कि एक पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी में चले जाते हैं। जाहिर है जहां आपका ब्रेड एंड बटर लिखा है, जहां आपको वैल्यू मिल रही है, जहां आपको ओहदा मिल रहा है, आप छोड़ के चले जाते हैं। मैन ऑफ प्रिंसिपल्स हमारे पूरे सिस्टम में बहुत ही कम है। ठीक है, तो शायद भाई ये सारी चीज़ें जो हो रही हैं, चले बिसाइड ऑल दीज थिंग्स कि जो नहीं होनी चाहिए थी, अब पाकिस्तान एक एशिया कप के हवाले से भी ज़का अशरफ साहब का भी स्टेटमेंट आया, और एसीसी ने भी इस पे जो है वो अपनी नाराज़गी का इजहार किया कि उन्होंने कहा हाइब्रिड मॉडल जो है वो उससे मुत्तफिक नहीं है। अब अगर ज़का अशरफ साहब मुमकिन तौर पर नए अगर चेयरमैन पीसीबी आते हैं, तो उन्होंने जो तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया हाइब्रिड मॉडल पर, इसके हवाले से आपको लगता है एसीसी और पीसीबी में फिर से एक जो है वो सर्द जंग शुरू हो सकती है? नहीं होगी। एशियन क्रिकेट काउंसिल ने अब हर चीज़ फाइनलाइज कर ली, और एशियन क्रिकेट काउंसिल ही नहीं बल्कि कोई भी जगह, कोई भी ऐसी जमात होती, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होती, तो इसका बड़ा सख्त नोटिस लेती कि जब एक तरफ फैसला हो गया, एक तरफ हो गया सारे मामला, तो फिर उसमें चेंज नहीं आना चाहिए। और ये बात ज़का अशरफ साहब को भी बिल्कुल नोट कर लेनी चाहिए। फैसले इंस्टीट्यूशन के होते हैं, इंडिविजुअल्स के नहीं होते। ठीक है, क्योंकि नजम सेठी साहब को एक जो एडवांटेज तो जायज हासिल था, वो ये था कि उनके साथ शकील शेख जैसे लोग थे जो क्रिकेट में काफ़ी अरसे से जुड़े हुए हैं, उनकी मशावरत के लिए हम वक्त दस्तियाब रहते थे। आप बड़े कोनामश साफ़ी हैं, बड़े क्लोज रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मामला, आपने बड़ी गहरी निगाहों से देखें। ज़का अशरफ के एडवाइज़र आपको लगता है कौन लोग हैं कि जो इनको इस तरह के मशवरे दे रहे हैं?
जफर अशरफ के भी करीब बहुत सारे लोग होंगे। वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अच्छे खासे अर्से तक चेयरमैन रहे हैं, कानूनी जंग भी लड़ी है, एक दफा वो बहाल भी हो चुके हैं। तो उन्होंने भी अपने काफी कॉन्टेक्ट बनाए हैं। कुछ जर्नलिस्टों में भी हैं, आप भी जानते हैं उन जर्नलिस्टों को, और साथ ही साथ कुछ क्रिकेटर्स में भी हैं। आमिर सोहेल उनके बहुत करीब हैं। आरिफ अब्बासी एक दफा बिल्कुल उनके करीब आ गए थे, ओहदा लेते लेते फिर पता चला कि नवाज शरीफ ने जब उनको सस्पेंड कर दिया था बोर्ड और एक इंटरिम कमेटी बना दी थी, तो उस वक्त आरिफ अब्बासी बिल्कुल क्लोज आ गए थे ओहदा संभालने के लिए। तो विक्ट्री हैज मैनी फादर्स, जैसे ही विक्ट्री होगी बहुत सारे अब्बे निकल के आ जाएंगे, चाचे मामे निकल के आ जाएंगे, बहुत से क्रिकेटर्स भी तैयार हैं पोस्ट हासिल करने। क्योंकि सर अभी कुछ लोग ये भी कहते हैं कि नजम सेठी साहब बड़ी कामयाबी का जश्न मना रहे हैं कि जी हाइब्रिड मॉडल मंजूर हो गया, लेकिन इसमें पाकिस्तान को फतह तो मिली नहीं। इंडिया तो पाकिस्तान आने को तैयार नहीं, जो पाकिस्तान का स्टांस था। आप इस चीज को किस तरह से देखते हैं? देखिए, मजबूरी में आटा गीला वाली बात है कि मजबूरी में आपको अगर अपनी कोई होस्टिंग राइट्स बचाने हैं, आपको ये दिखाना है कि 2025 में हम चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट कर सकते हैं, तो आपने कुछ थोड़ी बहुत बार्गेनिंग करके 4 मैच ले लिए। तो वो कहते हैं ना, भागते भूत की लगोटी हाथ आ जाए तो भी बहुत है। तो पाकिस्तान इस वक्त जिन हालात से दो चार है, जो पाकिस्तान की क्रिकेट ही नहीं, पाकिस्तान की ओवरऑल भी मामलात हैं, उसमें इससे बेहतर और कोई हाइब्रिड मॉडल हो नहीं सकता था। ठीक है, अब जरा सा जो स्केड्यूल अनाउंस हुआ है वर्ल्ड कप के इस हवाले से आपके क्या राय है? क्योंकि 15 अक्टूबर को पाकिस्तान इंडिया का भी मैच है और अहमदाबाद जैसी जगह पे वो मैच, आपको लगता है दानिस्ता तौर पे ये मैच जो है वो रखा गया अहमदाबाद में? देखें, एक तो बहुत बड़ा मैच होगा और उसके टिकट भी ज्यादा चाहिए, उसमें ग्राउंड में गुंजाइश भी ज्यादा चाहिए। स्टैट्स के हिसाब से 1,32,000 कैपेसिटी है मोदी स्टेडियम की गुजरात में। तो वो चाह रहे थे कि बड़ी जगह पे मैच रखें और फिर थोड़ी हॉस्टिलिटी भी होगी, शिद्दत पसंदी भी होगी, लेकिन पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड से पाकिस्तान की टीम को जाना चाहिए। 1,32,000 अगर इंडिया के हक में नारे लगा रहे होंगे तो इंडिया की टीम के ऊपर भी बड़ा प्रेशर होगा। जाएं वहां, इंडिया से मैच जीतें और पूरी दुनिया को बताएं कि हम कभी सियासत और खेल को मिक्स नहीं करते, हम सिर्फ खेल को खेल की हैसियत से लेते हैं। क्योंकि शायद अगर बड़े स्टेडियम की बात हो रही है तो फिर एडन गार्डन कोलकाता भी है, फिर इस जहाँ पे पाकिस्तान को शायद बेहतर माहौल मिल सके, या फिर मोहाली में जहाँ पाकिस्तान ने 2011 का मैच खेला था इंडिया के खिलाफ, क्योंकि पाकिस्तान को यहाँ पे थोड़ी बहुत सपोर्ट मिल सकती है एज कम्पेयर टू अहमदाबाद या मुंबई। तो क्या पीसीबी को इस हवाले से, इस तरह पहले भी अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था, क्या इन दोनों वेन्यूज़ में या फिर चेन्नई में मैचेस के लिए बात नहीं करनी चाहिए? देखिए, जब इवेंट करीब आएगा तो हो सकता है पाकिस्तान इसके ऊपर, अहमदाबाद के ऊपर थोड़ा ज्यादा टफ और हार्ड स्टांस ले। अगर कहीं से कोई शिद्दत पसंदों की धमकियां आई अहमदाबाद में, इंडिया का अपना प्रेस्टीज का भी मामला है, उनकी अपनी इज्जत का भी मामला है, अगर कहीं से आ गई तो फिर इंडिया को यकीनन ये मैच शिफ्ट करना पड़ेगा। कोलकाता का जो ईडन गार्डन है, पहले उसकी कैपेसिटी अच्छी खासी थी, बाद में जब उन्होंने एक दो स्टैंड रेनोवेट किया, कंस्ट्रक्ट किए, तो उनकी कैपेसिटी थोड़ी कम हो गई है। मोहाली एक बहुत अच्छा ग्राउंड है, लेकिन मोहाली पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन और जय शाह की बिल्कुल भी नहीं बनती, तो मोहाली तो उन 10 वेन्यू में ही शामिल नहीं है जो वर्ल्ड कप के वेन्यू। ठीक है, और सर इम्कानात क्या लग रहे हैं आपको पाकिस्तान के हवाले से? क्योंकि आज अब से थोड़ी देर पहले वसीम अकरम साहब ने भी एक स्टेटमेंट दिया, उन्होंने कहा कि बाबर आजम की कप्तानी के हवाले से कोई ऐसे मसाइल नहीं है, हम मसाइल पैदा करते हैं। तो बाबर आजम की कप्तानी कितना मैटर करेगी इस टूर्नामेंट में? बहुत ज्यादा मैटर करेगी। आपको इंडिया में बोल्ड ब्रेव क्रिकेट खेलनी होगी, अपोजिशन बहुत होगी, रेजिस्टेंस बहुत होगी, शिद्दत पसंदी बहुत होगी। जरा जरा सी आपकी नाकामी पे वो आपका बहुत मजाक उड़ाएंगे, बहुत शाउट करेंगे, तो बहुत ब्रेवनेस दिखानी पड़ेगी बाबर आजम को। और वो सीख रहे हैं, वो समझ रहे हैं क्रिकेट को, कप्तानी को, तो यकीनन बाबर से यही उम्मीद है कि बाबर एक ब्रेव कप्तान बनकर इंडिया में पाकिस्तान टीम को लड़ाएंगे और कोशिश करेंगे कि वहां से जीत कर आए। क्योंकि बाबर आजम की उस दिन सालगिरह भी है 15 अक्टूबर को, तो उनकी भी कोशिश होगी कि अपनी सालगिरह का जश्न अच्छे तरीके से मनाएं। बिल्कुल ऐसा ही है। और अब से जाहिर शायकीन भी ये कहना शुरू हो गए कि जब 15 अक्टूबर को बाबर आजम की बर्थडे होगी तो फिर इंडिया कैसे जीतेगा। बाबर आजम खुद भी जाएं, अच्छा स्कोर करें, टीम को जितवाएं, अच्छे फैसले करें, बोल्ड क्रिकेट खेलें और अपनी सालगिरह का जश्न जीत के साथ मनाएं। बिल्कुल, अब देखने योग्य कट जो है वो केक पर होगा या कट पुल हुक जो है वो बाबर आजम की जानिब से ग्राउंड में नजर आएंगे। अच्छा शायद भाई, अब आपको लगता है कि ये इस टूर्नामेंट को लेके, पाकिस्तान इंडिया के मैच को लेकर अभी से जो है वो भारतीय मीडिया ने हाइप बनाना शुरू कर दी? अभी हमने हेडलाइन में भी दिखाया कि वरिंदर सहवाग ने कहा कि मैं शोएब अख्तर का इंतजार कर रहा हूं सोशल मीडिया पे कि 15 अक्टूबर को मैं और वो आमने सामने होंगे। तो अभी से एक जो है वो मामला जो फ्लेयर अप होना शुरू हो गए। होना चाहिए, बड़ा मैच है, इसकी जब टिकट
बिकना शुरू होंगे। तो सहवाग ने बिल्कुल सही कहा कि 15 अक्टूबर के टिकट 15 सेकंड में बिक जाएंगे। हर कोई चाहेगा कि ग्राउंड में जाए, हर कोई चाहेगा कि इसका पार्ट बने, चाहे टीवी पे बने, चाहे भारत जाकर बने, चाहे पाकिस्तान में स्टूडियो में बैठकर बने। तो यकीनन शोएब अख्तर एक बहुत बड़ा नाम है, भारत में पॉपुलर भी बहुत हैं, उनको भी जाना चाहिए, पूरी तरह इसको मैच को एंजॉय करना चाहिए। और जाहिर है हाइप इसकी बनेगी। आज से 100 दिन रह गए, बल्कि अब तो 99 दिन रह गए, तो इसकी हाइप जितनी बढ़ेगी बहुत ही अच्छा होगा क्रिकेट के। तो शायद भाई आपकी इनसाइट क्या कह रही है कि सरफराज अहमद की सब बात करते हैं, मैं जितने भी शोज करता हूं और आप भी जितने अपने चैनल पे शोज करते होंगे सब ये बात करते हैं कि सरफराज जिस तरह स्पिनर्स को खेलते हैं सरफराज की जगह बनती है। आपकी इनसाइट क्या कह रही है कि क्या सरफराज अहमद कहीं कंटेंशन लिस्ट में है कहीं? वनडे तो मुझे नहीं लग रहा, अगर वनडे में होते तो पहले शायद एक आध सीरीज खेल चुके होते। वनडे में तो मुझे नहीं लग रहा, इसलिए कि एशिया कप है, उसके फिर फौरन बाद वर्ल्ड कप है, तो एक ही टीम अनाउंस होगी। और अभी सरफराज की जगह मुझे नहीं लगता कि बनेगी। है वो क्रिकेटर बहुत ही अच्छा है, वनडे का उसका रिकॉर्ड भी बहुत अच्छा है, लेकिन अभी टेस्ट खेले, अल्लाह करे कि वो टेस्ट में इतना अच्छा परफॉर्म करे और बीच में जगह निकले तो टॉप ऑर्डर में किसी तरह वनडे में भी अपनी जगह। ठीक है, और जाते थे सर आखिरी क्वेश्चन है आपकी विजडम का फायदा उठाते हुए, ये फुटबॉल के क्या मामला चल रहे हैं? पाकिस्तान तमाम मैच हार गया और हैरान कुन तौर पे एक गोल भी नहीं कर सका पाकिस्तान। पाकिस्तान का लेवल बहुत ही कमजोर है। मॉरिशस में भी 3 मैच खेले, तीनों हारे। लेकिन एक बात जो बिल्कुल समझ में नहीं आई कि हर मैच में अलग कप्तान मॉरिशस में था। यहाँ हमें बताया गया कि इंडिया के मैच से पहले यूसुफ भट्ट कप्तान होंगे, लेकिन कोई और कप्तान था। फिर मैचों में खेल का मयार भी बड़ा अजीब सा लगा। गेंद को बाहर फेंकने की ज्यादा कोशिश हो रही थी, गेंद को हवा में ज्यादा उछालने की कोशिश हो रही थी। पूरे टूर्नामेंट में एक भी गोल नहीं किया पाकिस्तान ने। और मुझे लग रहा है कि शायद फीफा चाहती भी नहीं कि पाकिस्तान में फुटबॉल डेवलप हो, पाकिस्तान में फुटबॉल दुरुस्त खतूत पर उस्तवार हो, इसलिए वो बार बार नॉर्मलाइजेशन कमेटी को एक्सटेंशन दिए जा रही है। अब मार्च 2024 तक दे दी, तो पाकिस्तान में फुटबॉल का पहले भी अल्लाह हाफिज था, अब भी अल्लाह। चले, थैंक यू सो मच शाहिद भाई, आपने अपनी गुनगु मसरूफियात में से वक्त निकाला जी स्पोर्ट्स के लिए। हम आपके इंतहाई मशकूर हैं कि आप रात के इस बात मौजूद थे, अपने ख्यालात का इजहार कर रहे थे। ये थे सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट शाहिद हाशमी साहब। इस वक्त लेंगे ब्रेक, और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो फुटबॉल को मजीद डिस्कस करेंगे। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले शाहिद हाशमी साहब सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हमारे साथ मौजूद थे, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मामलात को डिस्कस कर रहे थे। अब हम बात करेंगे फुटबॉल में पाकिस्तान की इस पैथेटिक परफॉर्मेंस को। और आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं ये टेम्पलेट के, जहाँ पे पाकिस्तान साफ फुटबॉल चैंपियनशिप में अब तक बड़ी पैथेटिक परफॉर्मेंस रही। 4-4 गोल से पाकिस्तान को इंडिया और कुवैत के सामने शिकस्त का सामना करना पड़ा, और फिर नेपाल के खिलाफ भी पाकिस्तान को आखिरी मैच में 1 गोल से शिकस्त का मुँह देखना पड़ा। तो ये पाकिस्तान की परफॉर्मेंस है जिस वक्त आपके सामने स्क्रीन पे मौजूद है। 21 जून से इस टूर्नामेंट का आगाज हुआ और सैफ फुटबॉल चैंपियनशिप में पाकिस्तान का सफर बिल आखिर जो है वो आज अपने अख्तिताम को पहुंचा, जब पाकिस्तान को नेपाल से 1-0 से शिकस्त का सामना करना पड़ा। तो बड़ी पाकिस्तान की जो परफॉर्मेंस है इसमें बहुत ज़्यादा डिस्कशन भी हो रही है, साथ साथ जो है वो पाकिस्तान की जो टीम सिलेक्शन है इसके हवाले से भी बहुत ज़्यादा बात की जा रही है कि पाकिस्तान की जो टीम सिलेक्शन थी वो दुरुस्त समत में नहीं थी। कई ऐसे प्लेयर थे जो पाकिस्तान की डोमेस्टिक फुटबॉल में बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, और इसके बाद फिर यहाँ पे फॉरेन प्लेयर्स को टीम में इंडक्ट किया गया। उनको इतना आपस में एक साथ जल होने का टाइम नहीं मिला, और आपस में जो एक साथ उनको खेलने का मौका नहीं मिला। कॉम्बिनेशन पाकिस्तान का जो है वो अच्छे तरीके से नहीं बन सका, जिसकी वजह से पाकिस्तान को इस फुटबॉल में शिकस्त का सामना करना पड़ा। और ये ही स्कोर टैली आपको बता भी रही है कि 4-4 गोल से पाकिस्तान को इंडिया और कुवैत के सामने और 1 गोल से नेपाल के सामने शिकस्त का सामना करना पड़ा। नासिर भाई, ये तमाम तफसीलात आपने स्क्रीन पे देख ली हैं और आपके इल्म में भी होगा, क्या वजह है आपके जहन में, क्या चीज समझ में आ रही है? अभी शाहिद हाशमी साहब भी मौजूद थे हमारे साथ, उन्होंने कहा कि शायद फीफा ही नहीं चाहती कि पाकिस्तान की फुटबॉल बेहतर हो। जी थैंक यू वेरी मच अली। वेरी डिसअपॉइंटमेंट परफॉर्मेंस। एटलीस्ट हम ये एक्सपेक्ट जरूर कर रहे थे कि पाकिस्तान कुछ अपने पॉकेट में 3 पॉइंट्स एटलीस्ट वो लेके आएगी और अपनी ग्रुप के अंदर जो है वो 3rd पोजीशन कम से कम वो ले लेगी। लेकिन बड़ा ही सरप्राइजिंग एलिमेंट है सर कि आफ्टर ऑल दिस सपोर्ट एंड फाइनेंशियल सपोर्ट एंड लॉजिस्टिक सपोर्ट एंड बेहतरीन एक्सपोजर जो शहजाद अनवर को दिया गया, और वो अपनी एज ए कोच वो टीम को खिलाने में नाकाम रहे, तो मैं समझता हूँ कि यहाँ पे जो डायस्पोरास के ऊपर उन्होंने ट्रस्ट किया, और जैसे कि हम नहीं पूरा पाकिस्तान कह रहा था कि शहजाद अनवर को अपने लोकल ब्रांड के साथ जाना चाहिए, और वही हुआ। और टोटली मैं समझता हूँ कि इस मैच में एक्सपोज हो गए
तमाम डायस्पोरा, और क्योंकि हमारे जो लोकल प्लेयर्स भी उनके साथ खेल रहे हैं, मैं कई जगह पे मैचों में देख रहा होता हूँ कि वो प्लेयरों के साथ उनका कोऑर्डिनेशन और उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स भी ठीक नहीं है। एक दूसरे को हाथ झटक रहे होते हैं, एक दूसरे के साथ वो दूसरों को इग्नोर कर रहे होते हैं। इस तरीके से कोई नेशनल टीम चलती है? सवाल ही पैदा नहीं होता। और ये क्यों है? ये है इस वजह से कि जब ये लोग डायरेक्ट आके टीम को ज्वाइन करेंगे 2 दिन पहले, जब एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन नहीं होगी, जब एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, जब एक दूसरे के साथ कैंप अटेंड नहीं करेंगे 1 महीने तक, तो कहाँ से आपस में अंडरस्टैंडिंग आएगी? लेकिन नासिर भाई, समझेंगे नासिर भाई, ये जो हमने फुटबॉल के मैचेस हमने देखा कि बॉल को क्लियर करने पे ज्यादा तवज्जो थी, कोई जो है वो शॉर्ट पासेस हमें इतने नजर नहीं आए, बॉल को हवा में खेलने की ज्यादा कोशिश की गई। बिल्कुल, देखे ना, मैंने तो अभी एक जगह और भी बात की थी कि तमाम जो है वो एरियल बॉल नजर आए। हमारे कोई कंसेक्टिव 6 पासेस ये टीम नहीं कर सकती है, कंसेक्टिव 6 पासेस नहीं नजर गए। हर प्लेयर जिसके पास बॉल आता था, वो जो एक लोकल क्लब का प्लेयर हमारा खेलता है ना, वो भी इससे बेहतर खेलता है, वो भी 3 से 4 टच कर लेता है। लेकिन जिसको बॉल मिलती थी वो इंडिविजुअली लेके रन करता था। इंडिविजुअल वो ये कहता था कि मैं को इस वक्त मेसी या मैराडोना हूँ कि मैं 7-8 प्लेयरों को ड्रिबल करके और जाके अकेला गोल करके आ जाऊंगा। दिस इज नॉट फुटबॉल, ये फुटबॉल नहीं है। कम से कम इन लोगों का वजह यही है कि आपस का कोऑर्डिनेशन कम्बिनेशन नहीं है। लेकिन नासिर भाई, मैं जब ये देखता हूं, जब मैंने आपकी कोचिंग में लियारी में देखा कि टीम आपकी खेल रही थी, लियारी का पूरा टूर्नामेंट जो था वो जी स्पोर्ट्स ने भी जाके वहां पे कवर किया, फिर नया नाज़िमाबाद में भी आप बड़ा ज़बरदस्त था, लार्जर स्केल के ऊपर पाकिस्तान का सबसे बड़ा रमज़ान टूर्नामेंट आप ऑर्गेनाइज करते हैं। इसके अलावा जो मधु मोहम्मद का ग्राउंड है वहाँ पर भी आप फुटबॉल के मामला को देख रहे होते हैं। मैं जब ग्रास रूट पर फुटबॉल को देखता हूँ, फॉलो करता हूँ, तो बड़ा टैलेंट हमें नजर आता है। लेकिन यहाँ पे क्या जरूरत पड़ी थी कि आप ओवरसीज प्लेयर्स को इंडक्ट करें? देखिए ना, बात यही है कि ये जब मैंने पहले भी कहा था आपको कि दिस इज द 100% डिस्क्रिप्शन ऑफ अ कोच। अब यहाँ पे देखें, यूसुफ भट्ट टोटल एक्सपोज हो चुके, साकिब हनीफ वो अपने आप को बेचारा सरवाइव नहीं कर सका, उसने इतने ब्लेंडर किए। तो मैं समझता हूँ कि शहजाद अनवर को इस मैच में 100% रिस्क लेना चाहिए था। जितना इसका लोकल ब्रांड बेंच के ऊपर मौजूद था, लोकल पाकिस्तानी लड़का मौजूद है इंक्लूडिंग सलमान गोलकीपर, इसको 100% उनके साथ जाना चाहिए था। कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर ये मैच उनको खिला के ये जीत लेता तो कम से कम इसकी नजर में ये आ जाता कि यार मैंने सबसे बड़ी गलती की डायस्पोरा को बुला के, मेरे ये प्लेयर इनसे बेहतर है जिन्होंने नेपाल के खिलाफ मुझे मैच जिता दिया। और अगर मैच हार भी जाते तो उसके पास बहुत सारी जवाब मौजूद थे कि यार मैंने इनको भी खिला लिया, इनको भी खिला लिया, अब मुझे टोटल नए सिरे से नई टीम फॉर्म करनी पड़ेगी। अच्छा नासिर भाई, अभी तो चले, टूर्नामेंट खत्म हो गया, मेरे पास 20 सेकंड, मुझे बताएं आप करना क्या चाहिए, क्या स्टेप लेने चाहिए कि कहीं ना कहीं तो सशक्ति हुई फुटबॉल जो बेहतर हो? करना ये चाहिए सर, करना ये चाहिए कि सबसे पहले पाकिस्तान प्रीमियर लीग फौरी तौर पे स्टार्ट हो, अर्जेंट। वर्ल्ड कप क्वालिफाइंग राउंड से पहले पाकिस्तान प्रीमियर लीग फौरी तौर पे स्टार्ट हो, तमाम डिपार्टमेंटों की टीमें बहाल हो और उसका हेल्दी कंपटीशन से नई टीम सेलेक्ट की जाए और डायस्पोरा को थैंक यू वेरी मच कह के घर भेजा जाए। चलिए, थैंक यू सो मच। नासिर इस्माइल साहब आप हमारे साथ मौजूद थे, जो पाकिस्तान फुटबॉल के मामला के हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे। उसका सोल्यूशन ये दिया कि पाकिस्तान प्रीमियर फुटबॉल लीग का फौरी तौर पर आगाज होना चाहिए, नया टैलेंट सामने आना चाहिए। आज के लिए बस इतने, इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। अली सलमान को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।